बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक। और अब शुरू करते हैं अपन कौन से टॉपिक का नाम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शुरू क्या करते हैं नालायक को, 2 दिन से शुरू हो गया है। एग्रीड। अभी आज हम पहले कौन सा क्वेश्चन चेक कर लेंगे जो होमवर्क दिया था। कल कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था? 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया था आपको। आशा करता हूं कि करके आए होंगे आप। एक बार चेक कर लेंगे। सो प्लीज ओपन अप क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर क्या है बेटा? 8.16। अच्छा, जो कुछ क्वेरीज आई थी वो एक बार सॉल्व कर दूं क्या? कैपिटल रेशियो, गार्नर वर्सेस मरे में कैपिटल रेशियो में डाउट था, तो वो एक बार क्वेरी सॉल्व कर दूं क्या? कैपिटल रेशियो के डाउट को सॉल्व कर देता हूं। डाउट ये था कि कल हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया था बेटा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ, 15। तो इधर डाउट ये था, जो बच्चों ने मुझे पूछा कि सर ये इधर जेएलपी है एंड दिस वाज सरेंडर्ड। तो उन्होंने बोला कि सर ये आपको कैसे पता कि ये डिसोल्यूशन एडजस्टमेंट है या फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट है? ठीक है। सो बेटा जी मैंने कहा ये फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट नहीं है, डिसोल्यूशन की है। एंड आई नीड टू प्रूव नाउ व्हाई इट इज डिसोल्यूशन एडजस्टमेंट। मैंने कहा कि जो जेएलपी थी उसको जो सरेंडर किया, वो सरेंडर करना फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जब तुम बच्चे थे, छोटे थे, तब तुमको सीपीटी में पढ़ाया था कि जेएलपी के 3 ट्रीटमेंट है। अगर आपको धुंधला धुंधला याद आता है तो जेएलपी डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, दैट इज टू से जेएलपी इज ट्रांसफर्ड टू पी&एल अकाउंट, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। सो जेएलपी इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। सेकंड वन कौन सा है? JLP will appear in the balance sheet at surrender value। याद आ रहा है ये? और तीसरा वाला था JLP बैलेंस शीट में JLP रिजर्व आती है और इधर JLP असेट आती है। है नहीं? ये दोनों चीजें। तो ऐसे एक फर्स्ट ट्रीटमेंट में इट डज नॉट अपीयर, सेकेंड ट्रीटमेंट में इट अपीयर्स, और थर्ड ट्रीटमेंट में इट अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी एंड द असेट साइड बोथ। अब वो क्या ट्रीटमेंट है उसमें नहीं जाना चाहता मैं डेप्थ में, बट आपको ये बता रहा हूं कि अगर वो बैलेंस शीट में नहीं होती है तो भी वो ट्रीटमेंट सही रहता है, क्योंकि उस केस में हम जेएलपी कहां पे डालते हैं? पी&एल अकाउंट में। तो अगर वो ये बोल रहे इस एडजस्टमेंट में, क्या बोल रहे? देयर वाज अ जेएलपी 20,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट, तो ये सही ट्रीटमेंट था। ऑप्शन नंबर 1 में अगर जेएलपी डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, सो नो प्रॉब्लम, एंड दिस वाज सरेंडर्ड फॉर 4,500, दैट इज आल्सो करेक्ट। कि उसके बाद में जब डिसॉल्व होगी फर्म तो सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। सो ये डिसोल्यूशन एडजस्टमेंट है। हमने इसलिए सरेंडर किया क्योंकि हमारी फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो आई थिंक ये पॉइंट मैंने क्लियर किया। अब इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट होती है? मैंने क्या कहा? एक्स वाई जेड, ये मैंने पार्टनर्स हम अज्यूम किए। सो मैंने इधर कैपिटल लिखना है। कौन सा कैपिटल बेटा जी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या? जिस बैलेंस शीट में आपको सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। मतलब उदाहरण के तौर पर दिखाता हूं, अगर बैलेंस शीट में इधर कैपिटल रहा एक्स वाई जेड और करंट अकाउंट भी रहा एक्स वाई, तो ये फिक्स कैपिटल है, राइट? फिक्स कैपिटल में तो यही रेशियो लेना है, बात खत्म। बट अगर किसी बैलेंस शीट में आपको कैपिटल मिल गया और वो कैपिटल आएगा एक्स वाई जेड, तो ये हुआ फ्लक्चुएटिंग। एग्रीड? इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और वो कौन सी है? एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स इन विच रेशियो? पीएसआर। एग्रीड? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कब देना? ओनली व्हेन डीड प्रोवाइड्स। जबरदस्ती नहीं देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली ड्रॉइंग्स क्या करना? लेस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या करना? ऐड। ऐड नहीं, लेस ही। तुमको बोलने का तात्पर्य यह है कि बेटा जी जो आपको आपके 11th-12th के टीचर ने सिखाया कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करने के, वो सारे एडजस्टमेंट कर दो। सिर्फ रियलाइजेशन लॉस को एडजस्ट मत करो, एड लेस। डू नॉट एडजस्ट रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, उसके अलावा बाकी का एडजस्टमेंट कर दो।
ये मेरी बात समझ आती है आपको? ओके, सो विद दिस कैन वी नाउ गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू एज एन होमवर्क. आई थिंक अब ये क्लियर हो गया. कैपिटल किसका रियलाइजेशन अकाउंट में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर दिए तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई ट्रीटमेंट जाता ही नहीं है. अगर मैं आपको बताऊं उसकी एंट्री क्या होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू क्या करना है हमें? नो, पार्टनर्स कैपिटल नहीं होगा. ये गलत लिख दिया मैंने, ये अपनी इनकम है ना. तो एक्चुअली एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सही है बेटा? ओके. और पहली एंट्री क्या होती है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, नो सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन. मतलब क्या? फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट है. मतलब कैपिटल कैसे होता है कि बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर बिजनेस. सो दैट इज द रीजन पहली एंट्री में हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को क्या कर देते हैं? क्रेडिट. एग्रीड? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अल्टीमेटली कहां क्लोज होगा? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये डेबिट और क्रेडिट हुआ, तो ये तो नॉक ऑफ हो गया है ना. तो लास्ट में एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. मतलब आपको क्या होगा बेटा जी? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देना और आपके रिजर्व्स बढ़ जाएंगे. तो तुम्हारा क्वेश्चन ये था रियलाइजेशन अकाउंट में क्या इफेक्ट जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, उसका इंपैक्ट जाएगा किस पे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसे कल एक क्वेश्चन किया था हमने, वो क्वेश्चन कौन सा था देखो, जिसके अंदर आई टेल यू वो कौन सा क्वेश्चन था. हाँ, अनरिकॉर्डेड परचेसेस था. अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एक इंपैक्ट क्रेडिटर्स पर गया और एक इंपैक्ट कहां पर गया? पी एंड एल अकाउंट. वैसे इधर भी अगर अल्टीमेट एंट्री में देखूं तो अल्टीमेट एंट्री क्या बनी? आपकी अल्टीमेट एंट्री बनी पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन. तो गुड़िया अभी समझ में आ रहा है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे आप? डेबिट, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे? क्रेडिट. मतलब प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल में से आप क्या कर दोगे? उसको लेस. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन नाउ. अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको जो होमवर्क बोला था वो एक बार चेक कर लेते हैं. किसने किया सॉल्व? शुड आई रीड क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट? ओके, एक बार रीड कर लेते क्वेश्चन नंबर 5. A, B and C are in partnership sharing profits and the losses equally. The firm's balance sheet as at 31st December 2007 was as follows. You have got sundry creditors, capital account A, B, C, current account A, cash account, sundry debtors, stock, machinery and plant, current account B and C. It was decided to dissolve the firm on that date. The machinery and plant, stock and debtors were sold by the firm for rupees 70,000. Creditors were paid off. Assuming that C is insolvent and could not meet his liability to the firm, show necessary ledger account in the books of the firm. Are you ready? अब जरा एक बार ध्यान से सुनकर मुझे बताओ कि यहां पर पूरी की पूरी फर्म इंसॉल्वेंट है या सिर्फ एक आध कोई इंसॉल्वेंट है? सी इंसॉल्वेंट है. एग्रीड? तो आप मुझे बताओ यहां पर हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? गार्नर वर्सेस मरे. इज दैट ओके? ऑलराइट, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसॉल्वेंट है ना. तो बेटा अभी क्या करना है? पहले क्या करेंगे? रियलाइजेशन. बैलेंस शीट क्यों? रियलाइजेशन अकाउंट ना सिर्फ. तो पहले आपने अकाउंट, अच्छा बैलेंस शीट को एम्प्टी बोल रही तू, मुझे लगा कोई फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट है क्या. रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, सो पहले एम्प्टी तो बैलेंस शीट कर दूं. इधर आएगा टू सन्ड्री डेटर्स, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है. अब कैश कितना है बेटा जी? कैश नहीं, डेटर्स कितना है? 53,000, 22,200, 26,000. ओके. और बेटा जी ये कितना लिखोगे आप इधर? क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 64,000.
इसी के साथ अब आपने इधर बनाया कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 1600, और इधर आपने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा समझ लो, ये फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड. सो कैन आई नॉट से ए बी सी, सो कैन आई नॉट से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000, 8,000, एक सेकेंड ना, तुम हंसते क्या यार, पता नहीं मतलब बिल्ला क्यों बंद कर देता भगवान जाने. I did not understand what is his anger on me. ABC ना बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000, 8,000 एंड 4,000. साथ ही साथ यहां पर आगे आएगा बाय करंट अकाउंट 10,800, और इधर आएगा टू करंट अकाउंट, ए का आएगा, ए नहीं बी का आएगा 2,000, सी का 6,000. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस. तो आई थिंक हमने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ये सब चीजें क्लोज कर दी है ना. अब एक काम करते, क्या क्या उन्होंने रियलाइज किया है. सो इधर लिख दूं क्या, बाय कैश. बाय कैश लिखकर मैं अंडरलाइन करूंगा. क्या क्या रियलाइज हुआ बेटा जी, उन्होंने मशीनरी, प्लांट, स्टॉक एंड डेटर्स, मशीनरी, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी सब कुछ एक साथ ही दे दिया है नहीं. सो कैन आई नॉट से असेट्स रियलाइज्ड, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रेकअप नहीं दिया तो मैं आपको ब्रेकअप कहां से दूं. 70,000 आ गया क्या. इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, इधर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितना लिखूं, 70,000. सही है. अच्छा, अभी कुछ ना भी बोले तो भी आपको किसका पेमेंट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी का. सो हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, अंडरलाइन कर कर हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स 64,000. क्रेडिटर्स का सेटलमेंट वैल्यू दिया नहीं है. सो बेटा जी अब हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, कैश के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट. से यस 64,000. उसके बाद में क्या करेंगे आप, उसका प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे कैलकुलेट कर कर. सो 64,000 प्लस 70,000 माइनस 53,000 माइनस 22,200 minus 26,000 minus 64,000 and it shall turn out to how much, 31,200. 31,200 प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस. तो बेटा जी कैन आई नॉट से बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पीएसआर क्या दे रखा है बेटा, इक्वल. सो कैन आई नॉट से इट विल बी ए बी सी डिवाइड बाय 3, 10,400, 10,400 and 10,400. Does that tally? Yes. अब इसको हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस 10,400, 10,400 और 10,400. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये रियलाइजेशन लॉस में सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, ए और बी. विल दे ब्रिंग रियलाइजेशन लॉस इन कैश? If you say you are following Garner versus Murray case, then what are you going to do? You are going to bring that loss in cash. Happy? अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को ढूंढते हम जरा, इसके अंदर मॉड्यूल में है क्या, जरा एक बार ढूंढ लेते क्वेश्चन को. क्या नाम है, अच्छा ये मॉड्यूल में नहीं था क्या क्वेश्चन, मॉड्यूल का नहीं है. ऑलराइट, तो सुनिए अभी क्वेश्चन ये है कि रियलाइजेशन लॉस कैश में लेके आना है कि नहीं लेके आना. आई गिव इट अप टू यू, चॉइस इज योर, एंड यू कैन गिव एन अजम्पशन दैट गार्नर वर्सेस मरे इज फॉलोड एंड हेंस रियलाइजेशन लॉस इज ब्रॉट इन कैश और नॉट ब्रॉट इन कैश. तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, वी विल ब्रिंग द रियलाइजेशन लॉस इन कैश. सो मैं क्या लिखूंगा, बाय कैश. बट मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं, जो लोग नहीं लेके आए वो गलत है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, वो भी सही है. फिर अभी कैश में क्या कर देंगे, डेबिट साइड में टू ए टू बी, कितना आएगा 10,400 और 10,400. सी कितना कैश लेके आए, कुछ भी नहीं. तो सी के इंसॉल्वेंसी के वजह से कितना डेफिशिएंसी होगा, 6,000 प्लस 10,400 माइनस
4000 कितना 12400। बेटा 12400 कौन से रेशियो में बियर करेंगे? कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो क्या है? 24:8, दैट इज नथिंग बट 3:1। ओके, सो कैन आई नॉट से बाय C is capital, oh A is capital by B is capital। तो बेटा जी मेरा वर्किंग आएगा इन द ब्रैकेट 12400 इंटू 3/4 और 12400 इंटू 1/4। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? क्योंकि रेशियो क्या है बेटा 24:8 ना, और डेफिशिएंसी कितनी है 12400। सो 12400 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 9300 ए की तरफ से मिला सी को, और 3100। तो इधर आएगा 2 सी इज कैपिटल एंड हाउ मच आई विल राइट डाउन 9300 एंड 3100 एंड देन दैट बिकम्स निल। बचा हुआ पैसा हम कैश में सेटल कर देंगे। सो टू कैश इट टर्न्स आउट टू हाउ मच 24,000 प्लस 10,800 प्लस 10,400 माइनस 10,400 माइनस 9,300 कितना आएगा 25,500। हैप्पी? और दूसरे वाले पंटर का क्या है? उसका भी डेबिट में ही आ रहा है बैलेंसिंग। 8,000 प्लस 10,400 माइनस 2,000 माइनस 10,400 माइनस 3,100 कितना आ रहा है 2,900। अच्छा, जिन बच्चों ने रियलाइजेशन लॉस कैश में नहीं लाया उनका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया होगा। बट द आंसर इज वन एंड द सेम, नॉट अ बिग डील। अब इधर क्या लिखेंगे? बाय ए बाय बी। ए कितना आएगा 25,500 एंड 2,900। सो बेटा कितने पे टैली हुआ 92,400। ये गुंडप्पा का भी 92,400 पे टैली हुआ क्या? ओके, तूने रियलाइजेशन लॉसेस नॉट ब्रॉट इन कैश बाय यू, सो योर आंसर इज ऑल्सो राइट। डिड इट टैली? यस। ओके, है ना? ये लो, जिन बच्चों ने रियलाइजेशन लॉसेस नॉट ब्रॉट इन कैश, तो उनका आंसर क्या आया होगा मैं बताता हूं। ए का 25,500 की जगह पे आंसर आना चाहिए 25,500 माइनस 10,400, 1,500 आना चाहिए 15,100 भाई, है ना? और ये जो है ना बी, उसका 2,900 ना, उसका 7,500 आना चाहिए, बट इधर नहीं, डेबिट में आना चाहिए। फिर ये दो एंट्री आपकी नहीं आई होगी। समझ गए क्या पांडे जी? बट अभी जो हमने किया है वही कंटिन्यू रखते हैं, नहीं तो और कंफ्यूजन ऐड हो जाता है। हैप्पी? तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई एम प्राउड दैट कि मैं इतना फास्ट बोलने के बावजूद भी आप समझे, बहुत अच्छी चीज है, और ये स्पीड आपको एग्जाम में चाहिए। सो नाउ राइट डाउन द लास्ट पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड दिस इज कॉल्ड एज piecemeal distribution of available cash। So the heading is piecemeal distribution of available cash। If you are all ready, then let's start। अच्छा, I'll tell you what piecemeal means, one by one, slowly। जो अभी तक हम पढ़ते हैं वो थोड़ा सा इतना लॉजिकल नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता बेटा कि सारे एसेट को हम पहले रियलाइज कर ले और धीरे धीरे, और क्रेडिटर्स का पेमेंट भी एक गो में होता है, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में कैसे होता है कि आप असेट रियलाइज करें, यू रियलाइज वन असेट एंड देन यू व्हाट पे। सो व्हेन यू रियलाइज एन असेट यू पे इट इन अ प्रोट्रैक्टेड मैनर और स्लो एंड स्टडीली। मतलब कैसे? देखो, यू रियलाइज द असेट इन जैन, तो जैन में जितनी भी असेट रियलाइज हुई उसकी टोटल लेंगे और जैन के एंड में पे कर देंगे, पे जैन एंड। क्वेश्चन आता है किसको? ये टाइप के क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, हाउ टू मेक द पेमेंट। सिमिलरली आपके पास फरवरी में आपने असेट रियलाइज की, पे फरवरी एंड, किसको? ये टॉपिक आपको सिखाएगा। इज दैट ओके? In November 2018 exam, there was a question for 20 marks on this part of the
चैप्टर, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और वो एकदम माहौल वाला बन गया काम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी, सुनते हैं। सो बेटा जी, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ये दो तरीके से डिवाइड होता है, एक और दो तरीके, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। वन इज कॉल्ड एज proportionate capital method, or you can also call it as relative capital method, and the other one question is called as maximum loss method. Now this question was asked for 20 marks in November 2018. 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और कौन सा, मैक्सिमम लॉस मेथड। इंस्टीट्यूट के इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड पर कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस है मॉड्यूल में, तो इसको बिना लॉजिकली समझे अगर आप आगे गए तो फंसोगे ही फंसोगे। तो मैं यहां पर भी कोशिश करूंगा कि आपको लॉजिक समझा दूं पहले। आर यू रेडी? ऑलराइट, सो नाउ व्हाट डू यू डू? राइट डाउन सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, sequence of payment in both the methods, sequence of payment in both the methods. First one, realization expense, comma, लीगल एक्सपेंस, रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर, आप बोल सकते हो जो इसको लिक्विडेट करेगा, रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर अगर कुछ रेम्यूनरेशन कमीशन देना होगा तो। सेकेंड लेवल पर आपका पेमेंट होगा आउटसाइड लायबिलिटी, and how are you going to make the payment? Pari passu, pro rata, pari passu. And then the third, you are going to make the payment outside liability, realization expense, legal expense के बाद partners loan account, and fourth level पर आप बोलेंगे partners capital account. थ्योरी में पढ़ेंगे आप तो पार्टनर्स लोन के बाद में और एक चीज आती है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल। बट हालांकि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का हम अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि देयर आर अनलेस एंड अंटिल कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मटेरियलाइज हो तब तक हम उसके लिए पैसा साइड में नहीं रखेंगे। एक क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा आपसे, तब आपको समझ में आ भी जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को अभी इग्नोर करते हैं, जब आएगा तब मैं खुद ही बोल दूंगा। बट मैं बता रहा हूं कि जब आप थियरी पढ़ेंगे तो इधर एक और आइटम मिल सकता है आपको, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, बट इट इज नॉट रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एट दिस मोमेंट, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। और जब आएगा तब मैं कर ही दूंगा। अब सुनिए, इन तीनों लेवल पर यू डोंट हैव टू वरी, बोथ मेथड्स आर सेम। मतलब जब मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा ना, तो मैंने बोला दो मेथड्स है, एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और एक कौन सा, मैक्सिमम लॉस मेथड। बोथ द मेथड्स आर सेम, सो द मेथड्स आर डिफरेंट ओनली एट टू लेवल। मतलब पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट कैसे करना, इधर प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और इधर मैक्सिमम लॉस मेथड, यहां पर ये मेथड बनता है। इधर का सीक्वेंस सेम है, मतलब कुछ भी हो जाए, तुम भले एक मेथड कर भी नहीं गए, फिर भी समझ लेना कि ये वाला तरीका तो सेम टू सेम है। Have you all understood? Okay, so boys and girls, if you allow me, I'll take you to the next step. Are you ready? So बेटा जी क्या होता है, आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, then you have to do what? You have to first plot all the liabilities. तो लिखते हैं format to solve the question. और मैं पहला कौन सा हेडिंग सिखा रहा हूं, रिलेटिव कैपिटल मेथड या प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। आर यू रेडी? बोथ मेथड्स आर व्हाट, सेम। कब तक, जब तक आप 3 पेमेंट नहीं कर दो। उसके बाद में प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और कौन सा है, मैक्सिमम लॉस मेथड। अब जरा सुनते जाइए ध्यान से। फॉर्मेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फॉर्मेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप लिखेंगे यहां पर पर्टिकुलर्स, फिर इधर लिखेंगे अमाउंट रियलाइज्ड। अमाउंट रियलाइज के बाद, पूरी क्लास का ध्यान इधर, अमाउंट रियलाइज के बाद you will write down the names of the liabilities. For example, creditors, outstanding expenses, partner's loan, or maybe partner's capital. इसमें आ जाएगा A, B, C, तो कुल मिलाकर यह फॉर्मेट होगा। तो मतलब आपको ध्यान में रखना है कि लाइबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें हैं, जो लाइबिलिटी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का कॉलम नहीं बनाना, जो लाइबिलिटी है उन सभी के क्या कर देना बेटा जी, आपने कॉलम बनाकर रेडी कर देना। एग्रीड? और जब आप रेडी कर दो तो अब इधर यहां क्या करना, यहां पर पहले लिखना कि व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पार्टनर्स लोन, ए बी सी, ऐसा लिख दोगे आप। फिर क्या करोगे, फर्स्ट रियलाइजेशन वो देंगे खुद आपको, फर्स्ट रियलाइजेशन यह अमाउंट आएगी। फर्स्ट रियलाइजेशन मतलब कितना पैसा रियलाइज हुआ। अब मुझे बताओ, पहला पेमेंट किसका करना सिखाया मैंने सीक्वेंस में, रियलाइजेशन एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, एनी लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पहला हम करेंगे लेस एक्सपेंसेस, अगर कुछ हुआ तो। अब ये माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में आपका कोई फिगर आएगा, और उसके बाद में आप क्या करोगे, लेस पेड टू क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ या नहीं, कि पार्टनर्स लोन का मतलब नंबर बाद में लगता है, तो इधर से दो लोगों का पेमेंट होगा। कैसे पेमेंट होगा, पारी पशु जो रेशो होगा उसमें। ये हो जाने के बाद आपके पास कुछ बैलेंस अगर बच गया तो आप पेमेंट करोगे किसका, पार्टनर्स लोन। सो फिर पार्टनर्स लोन का आप क्या करोगे, इधर से अमाउंट लेस और वो अमाउंट इधर से भी होगी लेस। हाँ या नहीं? और बेटा जी इसके बाद में अगर कोई बैलेंस बच गया तो वो बांटना है किसको, पार्टनर्स कैपिटल को। और वो कैसे बांटना, उसके दो मेथड है। कौन सा कौन सा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? So boys and girls, you are requested to write down this format. What I have done, please understand. जितनी भी लाइबिलिटीज है उनके नंबर नाम लिख दो। फिर उसके बाद में पहले क्या करो, फर्स्ट रियलाइजेशन लो, उसमें से पहले लीगल एक्सपेंसेस है वो लेस करो। फिर उसके बाद में क्या, आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट करो, पारी पशु। एक बार उनका पेमेंट हो गया, फिर किसका पेमेंट करोगे, पार्टनर्स लोन का। और अगर एक बार उसका भी पेमेंट हो गया तो फिर क्या करोगे, किसका पेमेंट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल। और उसके लिए कौन सा मेथड ये है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड या मैक्सिमम लॉस मेथड। क्वेश्चन ये आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड में कैसे कैलकुलेशन होता है, दैट आई विल टीच यू, नॉट अ बिग डील। So here we take it to the next step. हो गया ना गुड़िया? अब पूरी क्लास का ध्यान इधर, एक एग्जाम्पल लिख कर लो। एग्जाम्पल, A, B and C are having PSR 3:2:1.
capital of A is 2,80,000, 2,40,000. Capital of B is 1,80,000. ठीक है. And capital of C is 1 lakh. ओके. अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो. ए बी सी का कैपिटल पता है 240, 1,80,000 एंड 1 लाख. क्वेश्चन ये आता है कि किसको पहला पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट पहला करेंगे. तुम बोलेंगे पीएसआर में करेंगे. एक एग्जांपल पीएसआर में करेंगे तो मान लेते मैंने लिख दिया 5 लाख. ये मेरा एक सेकेंड ना, इनका कैपिटल लिख देता हूं. 2,40,000, 1,80,000 और 1 लाख. ठीक है. एक सेकेंड ना. 5,20,000 इज कैश रियलाइज्ड. कैश रियलाइज्ड. एक एग्जांपल दे रहा हूं. ये आउटस्टैंडिंग कैपिटल है, ये आउटस्टैंडिंग कैपिटल है और मेरा कैश रियलाइज्ड है 5,20,000. अगर मैं इसका पेमेंट करूं इन पीएसआर तो कितना आएगा? 3:2:1. तो बेटा जी आप एक बार जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे 3:2:1 में कितना आएगा. डिवाइड बाय 6 इंटू 3 मतलब यह आएगा 2,60,000. है नहीं. और दूसरे का कितना आ जाएगा? 1,73,333. 86,667. सो बेटा जी इस व्यक्ति को 20,000 एक्स्ट्रा मिल गए और इस व्यक्ति को कितना? 6,667 कम मिले ना, कम मिले. और इस व्यक्ति का कितना है? 13,333 कम मिला. मतलब इनका बचा है पेमेंट होना और इसको पेमेंट एक्स्ट्रा मिल गया. अगर तुम 5,20,000 की टोटल देखेंगे तो 5,20,000 का टोटल इज मैचिंग विद दिस टोटल. इनफैक्ट पहले कैपिटल का पेमेंट होना चाहिए ना, और कैपिटल का पेमेंट हुआ ही नहीं. सो द अमाउंट अवेलेबल कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर. ये नोशन मैंने क्लियर किया क्या? अमाउंट अवेलेबल कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट? पीएसआर. पीएसआर में बांटेंगे तो उल्टा जा रहा है. ये तो इसको ज्यादा मिल गया. इन दोनों को अमाउंट अवेलेबल थी जो कि पहले कैपिटल पेमेंट होना चाहिए, फिर भी इनको पैसा नहीं मिला पूरा. तो इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है और वो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड. सो हाउ डू आई डू विद प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड? प्लीज चेक. सो कैन आई नॉट राइट डाउन ए बी सी? ये वर्किंग चल रही है बेटा. सो वर्किंग में हम पहले लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Now partners capital account after all adjustment. Now after all adjustment means after adjustment of reserves and surplus. After all the adjustment, reserves and surplus जो भी है, realization loss को छोड़कर. So बेटा कितना कैपिटल था जरा देख के बताओ तो. 2,40,000 है क्या? और B का बेटा 1,80,000. 1 lakh. Do you all appreciate? And then I have to write down PSR. PSR 3:2:1. Do not write complete PSR, write down 3:2:1. Now my dear friend, this is 1, 2, then I write down third. 1 divided by 2, do you think so it will be 80,000? Do you think so it will be 90,000? And do you think so it will be 1 lakh? So which is the lowest? So which is lowest? 80,000. So this is called as proportionate this is called as base capital. इसको क्या बोलेंगे? बेस कैपिटल. समझे क्या? जो सबसे छोटा है उसको क्या बोलेंगे? बेस कैपिटल. फिर भी तुम्हारे लिए मैं लिख देता हूं बेस कैपिटल इज 80,000, द लोएस्ट वन. नाउ आई विल राइट डाउन फिफ्थ में बेस कैपिटल इंटू पीएसआर. सो बेस कैपिटल 80 इंटू 3 2,40,000. नाउ 80,000 इंटू 2 1,60,000. And 80,000 into 1, 80,000. Agreed? So boys and girls, I'll calculate surplus. So 240 minus 240, nil.
180 minus 160, 20,000, and 1 lakh minus 80,000, 20,000. Do you all appreciate? Now I will repeat the same step again for what? This surplus also. इसका मतलब क्या है पता है क्या? ए को पहले पेमेंट मत करो, बी ने ज्यादा रुपए दिए 20,000 रुपए कंपैरेटिव टू पीएसआर, क्योंकि हमने ये जो बेस आया था इसके बेसिस पर सभी के रिलेटिव कैपिटल निकाले ना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाले सभी के कितने होने चाहिए। तो बी ने 20,000 एक्स्ट्रा दिए, सी ने भी 20,000 एक्स्ट्रा दिया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है बी और सी में से किसकी प्रायोरिटी। सो विल अगेन रिपीट द सेम स्टेप। सो आई विल से पीएसआर कितना इनका, जानबूझकर तुम्हारे लिए लिख रहा हूं 2:1। फिर 8 स्टेप क्या करेंगे, 20,000 दैट इज 6 डिवाइड बाय 7, कैन आई नॉट से 10,000 एंड 20,000। नाउ विच इज द लोएस्ट, सो दिस विल बिकम अ बेस कैपिटल नाउ। एग्रीड। सो बेस कैपिटल ये बन गया, तो अभी हम क्या करेंगे, सो हम क्या करेंगे, बेस कैपिटल इंटू पीएसआर। सो बेटा तुमको लग रहा है ये 20,000 ही आएगा, 10,000 इंटू 2 और 10,000 इंटू 1 कितना आ जाएगा 10,000। बोला ना हाँ। सो बेटा जी अब क्या करेंगे, ये आ गया 10,000 और ये आ गया 20,000। अब इस 20 में से जो सरप्लस था 20 माइनस किया नील, और इस 20 में से 10 माइनस किया कितना आ गया 10,000। तुम्हें पता है कि तुम्हें पहला पेमेंट किसका करना होगा, सी का। सी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं इधर लिखता हूं, ये इधर देखिए प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, क्या आपको दिख रहा है क्या बेटा उधर, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, पहला पेमेंट होगा सी का। सी को दिए जाएंगे 10,000 रुपए, क्योंकि एब्सोल्यूट सरप्लस किसका है, सी का है। उसके ऊपर जाइए, किसका सरप्लस था, बी और सी का। बी और सी का सरप्लस है, तो बेटा जी हम पेमेंट करेंगे बी एंड सी। कितना पेमेंट करेंगे दोनों का सरप्लस, 20 और 20 40, बट उसमें से ऑलरेडी 10 तुम पेमेंट कर दिए, क्योंकि जो ये 20 का पेमेंट है उसमें ये 10 भी तो इंक्लूडेड था ना जो बाद में आया। तो कितना पेमेंट करेंगे, 20 प्लस 20 माइनस 10,000। सो कितना आ जाएगा बेटा जी, कैन आई राइट डाउन 30,000, और ये 30,000 किस में जाएगा, पीएसआर। पीएसआर कौन सा, 2:1, क्योंकि बी और सी के बीच में पीएसआर क्या है 2:1। और समझ गए क्या पांडे जी। फिर हम क्या करेंगे, ए बी एंड सी बैलेंस इन पीएसआर, और पीएसआर क्या है 3:2:1। मतलब एक ये सरप्लस है, इसका पेमेंट हुआ, फिर ये सरप्लस है, इसका पेमेंट हुआ, और जैसे ही 2 सरप्लस का पेमेंट हो गया लास्ट में क्या बच गया, कैपिटल ओपन, और तीनों का पेमेंट होगा पीएसआर में। अब मैं तुम्हें खास बात बताता हूं कि ये करता क्या है, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेप। पहले कैपिटल लिखिए, उसके नीचे पीएसआर लिखिए, कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड कीजिए, आपको एक कैपिटल मिलेंगे सभी के बेस, राइट। उसमें से सबसे लोएस्ट को पकड़िए, तो वो बनेगा बेस कैपिटल, उसको मल्टीप्लाई कीजिए पीएसआर से, तो आपको पता चलेगा कि कितना कैपिटल किसका होना चाहिए था। ओरिजिनल कैपिटल में से वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेस कीजिए, आपको मिलेगा सरप्लस। अगर एक से ज्यादा सरप्लस है तो वापस यही स्टेप दोहराकर अल्टीमेट सरप्लस निकालिए किसी एक व्यक्ति का, जिसका सरप्लस है पहला पेमेंट उसको होगा। जैसे ही उसका पेमेंट होगा फिर आप क्या करोगे, आगे पेमेंट करोगे दोनों लोगों का, जिनके 2 के सरप्लस थे उनका, बट जो ऑलरेडी पे कर दिया वो क्या कर दोगे माइनस। जिन 2 लोगों को पेमेंट करोगे वो कौन से रेशियो में करना है, पीएसआर। और मैं अभी आपको बताता हूं लॉजिक क्या है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड क्या करता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये कैपिटल है, आउटस्टैंडिंग कैपिटल यही लिखा है ना मैंने। चलो यही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, एक सेकेंड कंट्रोल से। जो मैंने है वो एज इट इज रहने दिया, इधर ए बी सी लिखकर छोड़ दिया, ये हमने गलत किया था। अब मैं इसी चीज को सॉल्व कर बताऊं आपको, ए बी सी। सो कैन आई नॉट राइट डाउन पार्टनर्स कैपिटल। बेटा क्या क्या हमने डिसाइड किया था, इनका कैपिटल कितना था, 2,40,000, 1,80,000 और कितना 1 लाख। तुम्हें पता है अगर हम इसको पीएसआर में पेमेंट करें तो गड़बड़ हो रही थी। अब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से पहला पेमेंट होना चाहिए सी का, और वो कितने रुपए का होना चाहिए, 10,000। सो बेटा जी मैं लिखूंगा लेस पेड। अच्छा पहले हम अमाउंट रियलाइज भी तो लिख लेते हैं।
अमाउंट रियलाइज कितनी है? 5,20,000 है क्या? ओके, सो अमाउंट रियलाइज 5,20,000, सही है। अच्छा, लेस पेड टू सी, 10,000 ही पे किया। देखो अल्टीमेट सरप्लस कितना था उसका, 10,000। तो फिर मैंने प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट किसका निकाला? सी का, 10,000। सो बेटा जी पहला हम पे करेंगे सी को 10,000। कितना बच गया इधर? 5,10,000। कैश की चिंता मत करिए, ये सी का पेमेंट कीजिए 10,000 इधर, और अब यहां पर वापस बैलेंस ड्यू निकालेंगे। सो 2,40,000, 1,80,000 और 90,000। तुम्हारी जानकारी के लिए इनके रेशियो लिख कर रखता हूं, 3:2:1। अगर तुम देख रहे हो दो लोगों के सरप्लस कौन थे पता है क्या तुम्हें? बी और सी के। फिर उसके बाद में सरप्लस किसका है? सी का। जिस व्यक्ति का सरप्लस है, जैसे ही तुमने उसका पेमेंट किया, वैसे ही वो दोनों पार्टनर जिनके दो के सरप्लस आए थे एक साथ, वो पीएसआर में आ जाएंगे। चेक कर लो, 180 और ये कितना बन गया? 90। इसलिए मैंने क्या बोला, इसके आगे का सरप्लस हम पीएसआर में पेमेंट कर सकते हैं। देखो सीक्वेंस में ऐसे लिखा ना, बी और सी, 20 + 20, ये दोनों का क्यूमुलेटिव सरप्लस, ये था सरप्लस, लेस 10 ऑलरेडी पेड, 30,000 कौन से रेशियो में? 2:1। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोला 2:1 में? क्योंकि सिंपल सा, क्योंकि सिंपल लॉजिक था, क्योंकि पीएसआर में आ जाता है। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड करता क्या है, जैसे ही एक व्यक्ति का सरप्लस पेमेंट हुआ, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पीएसआर में आना शुरू हो जाता है। सो अभी हम क्या करते हैं, लेस पेड टू बी एंड सी, कितना बेटा जी? 30,000। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कौन से रेशियो में? 2:1। सो बेटा जी इसको पेमेंट किया 20,000 और इसको पेमेंट किया 10,000, हाँ या ना? सो बेटा जी ये आ जाएगा 4,80,000 ना, 4,80,000, 2,40,000 और बेटा 180 - 20, 1,60,000 और ये कितना आ जाएगा? 80,000। जरा अपने आप से पूछो, क्या ये अभी तीनों पीएसआर में आ गए क्या? 3:2:1। इसलिए फिर मैंने लास्ट में क्या लिखा था? बैलेंस इन पीएसआर। मतलब पहले वाले को सरप्लस पेमेंट करो, फिर जो दो सरप्लस थे वो पीएसआर में आ जाएंगे, उनको कितनी अमाउंट पे करना है वो निकाल कर देखो। फिर उसके बाद में और ऊपर के लेवल पर जाओ और क्या करो, तीनों को पेमेंट कर दो। और तीनों को कौन से रेशियो में पेमेंट करोगे? इन पीएसआर। सो कैन आई नॉट राइट डाउन पेड टू ए, बी एंड सी in which ratio? In PSR. Can I not say 3:2:1? So 480, 2,40,000, 160, 80 और ये हो गया नील। तो क्या मेरे रसगुल्लों को समझ में आई क्या एक बात, कि रसगुल्लो जब पहले हम पीएसआर में बांट रहे थे तो तांडव कर रहे थे हम, किसी पार्टनर को गलत, किसी पार्टनर को ज्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था जो सिखाया गया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। अब थोड़ी सी लंबी सांस लो क्योंकि मैं बहुत भारी बात करने वाला हूं। वेरी गुड, ज्यादा जोर से नहीं, जिनको सर्दी हुई है। गुड बेटा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि रिवीजन बैच में बैठे हो, मतलब कुछ बहुत तो थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए हो, है ना? हाँ। तो बेटा पार्टनर्स विड्रॉ करते तब असेट भी तो विड्रॉ करते हैं, और असेट इनडिविजिबल होती है। मतलब मान लो सी उठाकर ले गया कार, तुम बोल रहे हो सी सुन मेरी बात, तुझे सिर्फ 10,000 रुपए लेके जाने इधर, है नहीं, इसमें तुझे सिर्फ 10,000 रुपए लेके जाना। बट सी बोलता नहीं मैं तो कार लेके जाऊंगा और कार 15,000 की है। हाय रब्बा, जैसे ही सी कोई अपनी जो रकम जितनी विड्रॉ करनी उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेगा, तुम्हारे प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड की बैंड बच जाएगी। पर तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं तू विड्रॉ नहीं कर सकता। अबे अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट रहो। तुमको बोल रहे, पूछ नहीं रहे, बता रहे, पूछ नहीं रहे, किसी कार लेकर गया, अब तू बता क्या करने का। अब बात समझ आ रही है? तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल को अच्छे से समझना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल करता क्या है? कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली कन्वर्ट कर देता है। जब कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो कि जिससे वो प्रोपोर्शनेट में ना रहे, तो तुमको वापस से रिवाइज तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब पहले तुम कैलकुलेट कर दोगे अगर सब कुछ सही होता तो, बट सी ज्यादा उठाकर ले गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोलने का लेके जा। तुम्हारे पास कुछ, अभी जैसे यहां से 10,000 की जगह पे वो 15,000 ले गया, तो तुमको यहां पे 75 तो मिलेगा ना, इसका 1,60,000 तो मिलेगा ना। मेरे कर्सर के पास ध्यान दो, इसका 80 की जगह 75 मिलता,
इसका कितना मिलता है 160 और इसका 240, वट एवर XYZ। अब तुम क्या करोगे, ये PSR में नहीं आ रहा है, जो मैंने ट्रिक बताई वो नहीं हो रहा है, ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो वापस से पूरा कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल गो अहेड। कम लेकर गया तो अंधा नहीं है, क्यों? क्योंकि बची हुई कैश दे देंगे। उसको 10,000 देना था, 8,000 की कार लेकर गया तो 8,000 की कार ले जा, 2,000 कैश ले जा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट साला 10,000 ले जाना था, 15,000 ले गया तो वो किसकी बैंड बजा देता है? PSR की बैंड बजा। तो उस केस में उसको ले जाने देने का, उसको बोलना ले जा ले जा। फिर वापस से क्या कैलकुलेट करना? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? क्या मैं दिमाग में घुसेड़ने में कामयाब रहा? यस। ऑलराइट, सो डू यू वांट टू राइट डाउन एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट? हाँ, मतलब ये पहले प्रॉब्लम क्या थी मैंने वो समझाया। प्रॉब्लम मैंने पहले PSR में बांटा, दिस वाज द प्रॉब्लम एरिया, इफ यू हैव अंडरस्टूड, मतलब दिस वाज प्रॉब्लम। फिर प्रॉब्लम के बाद मैंने आपको क्या कराया, वर्किंग करा कर दिया कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते कैसे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के बाद में मैंने प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट इधर निकाला, और प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट के बाद में वो पेमेंट कैसा होगा एक्चुअली ये बताया। तो आपको स्टेप नंबर 1 में एग्जाम्पल लिखा कर दिया, स्टेप नंबर 2 में अगर तुम ये मानते हो कि वो PSR में जाना चाहिए, सो प्रॉब्लम एरिया बताया, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वर्किंग बताया। ठीक है, कुछ लिखना है नहीं लिखना है? फोटो निकालना है बच्चे, ऐसे नालायक है बस पूछो मत, ले लो फोटो। हाँ नहीं नहीं, फोटो निकाल लो, खत्म करो किस्सा। और ये लॉजिकल भी है, रिवीजन बैच में थोड़ा समय बच जाएगा। समझ में आ गया ना? समझाने के लिए किया था। पूरा जूम कैसे करूं गुड़िया? पूरा अच्छा, सब कुछ एक साथ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, एक सेकंड, फिर ये ऐसी वर्किंग मतलब सिर्फ इसकी फोटो ले ले अभी सिर्फ, फिर मैं जूम आउट करता हूँ। ये ले लिया क्या? ये प्रॉब्लम एरिया था, दिस वाज प्रॉब्लम। अच्छा, अभी ये जूम आउट कर कर मैंने साथ में पढ़ाया था, ये दोनों ले लो। ये प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट, और ये यहां पर क्या है, हाउ टू कैलकुलेट इट। और उसके बाद में इसको सॉल्व किया तो आंसर कैसा है, ये वाला इधर रहा एरिया। चले भी आगे। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर व्हाट 8th। प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 8th। 8वें प्रश्न के पास कूच करो, क्वेश्चन नंबर 8th। Shall we read it? Ajay Enterprises, a partnership firm in which A, B and C are 3 partners sharing profits and the losses in the ratio of 4:3:3. So that is their PSR. The balance share of the firm as on 31st December is as below. A's capital, B's capital और C's capital, और क्या है, B's loan account, sundry creditors भी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स है, स्टॉक है, और कैश एट बैंक है। On the balance sheet date, all the 3 partners have decided to dissolve their partnership. Since the realization of asset was protracted, they decided to distribute the amount as and when feasible, and for this purpose they amount C, who was to get at his remuneration 1% of the value of the asset realized other than cash at bank. अब पहले मैं protracted का मीनिंग बताता हूँ, slow and steadily, धीरे धीरे। यहाँ पर लिखा ना protracted, धीरे, slow and steadily, ओके। तो अब आपको यह पता चला कि उन्होंने बोला कि हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, और डिसॉल्व करते वक्त उन्होंने बोला कि जो असेट्स और रियलाइज होंगी वो धीरे धीरे होंगी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सारा पैसा पेमेंट करेंगे कब, एज एंड व्हेन रियलाइज, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट आया पेमेंट करो, दूसरा आया पेमेंट करो। और इन सभी केस में आपको ध्यान रखना है कि जो सी है उसको 1% रेम्यूनरेशन हमेशा मिलता रहेगा ऑफ व्हाट, असेट रियलाइज्ड। एंड का मतलब मैथ्स में सिखाया प्लस 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। असेट वर रियलाइज पीसमेल एज अंडर, तुम्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 3,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर प्रोवाइडेड, अंडरलाइन द वर्ड प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब इसको साइड में निकाल के रखने का, ठीक है, प्रोविजन करना, मतलब ये अज्यूम करने का कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस इतना ही हुआ है। आगे क्या लिखा बेटा,
क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फाइनली फॉर, क्रेडिटर्स कितने में सेटल्ड हुए? 15,900. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग्स द पार्टनर्स बाय हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड. अब ये बोल दिया है ना हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड. मैंने आपको क्या समझाया? प्रॉब्लम शुरुआत में सेम रहती है वेदर इट इज रिलेटिव कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड. प्रॉब्लम कहां पे आती है? सिर्फ एब्सोल्युटली राइट, पार्टनर्स कैपिटल. तो क्या हम उसकी वर्किंग पहले ही करके रख लें? यस. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखो, कोई करंट अकाउंट है क्या? नहीं. इट इज व्हाट? ए, बी एंड सी इज कैपिटल. बीज लोन को ऐड नहीं करना बी के कैपिटल में. एग्रीड? सो बेटा जी हम पहले लिखते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल. लिखो हेडिंग, क्या लिखोगे? कॉम्पिटिशन ऑफ proportionate capital. You can also use the word competition of what? Relative capital. So I'll write down A, B, C, and I'll also write down capital balance. बेटा कोई रिजर्व है क्या? देखो, कोई रिजर्व है क्या? देखो, अगर रिजर्व होता तो ओल्ड पीएसआर में पहले उसको ऐड कर देते. अगर रिजर्व होता तो ओल्ड पीएसआर में उसको ऐड कर देते. नाउ विल आस्क मी व्हाई? बिकॉज रिजर्व बिलोंग्स टू होम पार्टनर्स कैपिटल. यस और नो? कौन से रेशो में? ओल्ड पीएसआर. चलो ए कौन सा है बेटा जी? 15,000, 7,500 और ऊपर कितना है बेटा जी? 15,000. ये स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, बेटा जरा जल्दी करो यार, तुम लाइन साइंस ड्रॉ करने में बहुत टाइम डाल रहे हो. जल्दी करो, जल्दी करो. फिर क्या करोगे? पीएसआर लिखोगे क्या? पीएसआर का रेशियो है 4:3:3. इधर एक वर्ड ऑफ कॉशन, कई बार वो एग्जामिनर ऐसे रेशियो देता है 1/2, 1/3 और 1/6. तो 1/1 लेके आओगे और वो पेपर लाई सोपा होता, बाढ़ बशी क्यों ना लाए? अबे 1/2, 1/3, 1/6 को पहले यूनिफॉर्म करना, बेस यूनिफॉर्म लेना. सो 3:2:1 होएगा ये. समझ आ रहा है ना? एनीवेज, सो बेटा जी 4:3:3. तो कैन आई नॉट राइट डाउन थर्ड वन? 1 डिवाइड बाई 2. एग्रीड? तो कितना आएगा? 15,000 डिवाइड बाई 4 इज 3,750 और ये आएगा 2,500 और ये आएगा 5,000. सो बेटा जी कौन सा बेस कैपिटल बनेगा? सो मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो चलेगा क्या? आप हाईलाइट मत करना एग्जाम में. आप एग्जाम में क्या कर सकते हो? उसको बॉक्स में डाल सकते हो, बेस कैपिटल. सो फोर्थ वन, बेस कैपिटल इंटू पीएसआर. इसको क्या बोलेंगे बेटा? रिलेटिव कैपिटल. अब रिलेटिव कैपिटल क्यों बोलते हैं? इट इज रिलेटिव टू बीज कैपिटल. हाँ नहीं? सो 2,500 इंटू 4, आई बिलीव इट विल टर्न आउट टू हाउ मच? 10,000 और 2,500 इंटू 3 7,500 और 2,500 इंटू 3 इज 7,500. जाहिर सी बात है ए का सरप्लस आया. बिल्कुल सही बेटा, ए का सरप्लस आया 5,000, बी का आया नील और इसका कितना है? 7,500. अब किसको सॉल्व करोगे? ए और सी. तो ए और सी का आया सरप्लस. हाँ या ना? बेटा जी मैं वापस वो स्टेप रिपीट नहीं कर रहा हूं, तो मैं 6 पर लिख रहा हूं 5 डिवाइड बाय 2. 5 क्या है? सरप्लस है क्या? और 2 क्या है? पीएसआर है. काम बच जाएगा ना भाई? So 5,000 divided by 4 is 1,250 and 7,500 divided by 3 is 2,500. Which is lowest? 1,250. So will this become a base capital now? Yes. So can I not say at the 7th step base capital into PSR? So 1,250 into 4 5,000. ठीक है, ये क्या? और 1,250 इंटू व्हाट? 3 3,750. अरे समझ में आ रहा है क्या भाई क्या कर रहा हूं? ये बेस आया, उसको मल्टीप्लाई किया उनके रिस्पेक्टिव पीएसआर से. सो कितना आ जाएगा सरप्लस? सरप्लस आएगा नील नील और इधर कितना आएगा? 3,750. सो अगर मैं आपको समझा सकूं तो प्लीज जरा इस ग्रीन कलर के पेन के पास ध्यान देना. ये सरप्लस है, ये सरप्लस है और ये सरप्लस है.
पहला नंबर आएगा सी का, दूसरा नंबर आएगा ए और सी का। बट बेटा जी उस 7,500 में से 3750 ऑलरेडी पे कर दिया हो गया, सो हम कौन से रेशियो में बांटेंगे? 4:3। मतलब कैसे? 5000 प्लस 7500 माइनस 3750, मतलब टोटल पेमेंट होगा 8750, और बाद में जो भी बचा हुआ बैलेंस वो किस में कर देंगे? पीएसआर। सो कैन आई एक्सप्लेन यू प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट? वर्किंग नोट नंबर 2. सो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 2. शाबाश बेटा. प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट. प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, फर्स्ट वन किसका पेमेंट करोगे? सी, ₹3750. सेकेंड वन ए एंड सी. जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं. मैं लिखूंगा 5000, एब्सोल्युटली राइट, प्लस 7500 माइनस 3750 in the ratio of 4:3. बट बेटा ये अमाउंट कितनी आएगी? 8750 आ रहा है क्या? सो 8750 इन विच रेशियो? 4:3. अब ये पूरा वर्किंग नहीं लिखने का, ये तुम्हारे लिए लिख कर दे रहा हूं, एग्जाम में डायरेक्टली लिख देने का ए एंड सी 8750 इन द रेशियो ऑफ 4:3. अब आपको 8750 कैसे कैलकुलेट हो रहा है पता चल रहा है? ओके, नाउ थर्ड बैलेंस अमाउंट. नहीं, ए बी एंड सी लिखना पड़ेगा. ए बी एंड सी बैलेंस अमाउंट इन पीएसआर एंड द रेशियो वुड बी 4:3:3. अपनी आंखें खुली रखना और अपना दिमाग खुला रखना और देखना कि क्या एक एक का पेमेंट करने के बाद कैपिटल पीएसआर में आ रहा है क्या. यह आपको कब पता चलेगा? जब आप उसका पेमेंट करने लगोगे तब पीएसआर में आ रहा है क्या. इफ यू आर रेडी, लेट्स गो ऑन एंड स्टार्ट विद द गेम. फॉर्मेट याद है क्या? लाइबिलिटी के अकाउंट बनेंगे सारे, एग्रीड, और पर्टिकुलर्स, अमाउंट रियलाइज, सारी लाइबिलिटी, और लास्ट में क्या? पार्टनर्स कैपिटल. चलिए आ जाइए. तो पहले हम फॉर्मेट पर ध्यान देते हैं. तो लिखिए स्टेटमेंट शोइंग. ये कोई अकाउंट नहीं है इसलिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. इसका फॉर्मेट बनता है पर्टिकुलर्स. जनरली ये हमेशा एक पेज का बना लेने का. फिर इधर लिखेंगे अमाउंट रियलाइज्ड, and then you'll have the names of the liabilities. You'll have sundry creditors, B's loan, and then you'll have capital, and within which I'll have A, B and C. I'm just requesting everyone, please write it down, pen it down. If you're ready, can we move on? Now, can we write down opening balance? Sundry creditors का opening balance है 16,500. B's loan का balance है 4,500. A's capital है 15,000. B's capital है 7,500. And C's capital है 15,000. Please write it down. Step number 1. Step number 1 क्या करना है? So क्या हम लिखेंगे क्या? कैश बैलेंस. बेटा कैश बैलेंस जरा देखो आपके इसमें कितना दिया है. कैश बैलेंस 275 है क्या? एड फर्स्ट रियलाइजेशन. अब बेटा लफड़ा क्या करते पता है क्या बच्चे? कैश बैलेंस लेना भूल जाते हैं. कैश कभी रियलाइज नहीं हो सकती ना, तो कैश तो एज इट इज लेना पड़ेगा. सो कैश रियलाइजेशन के बाद आपका फर्स्ट रियलाइजेशन इट इज 18,650. कैन आई नॉट हैव द टोटल ऑफ दिस? 275 प्लस
18,650, 18,925। अच्छा, अभी सीक्वेंस जरा जाके पढ़ो, मैंने क्या सिखाया आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब। सीक्वेंस पहले एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, रेम्यूनरेशन या कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इधर आपको दोनों चीजों के बारे में बताया क्या? तुमको रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में भी बताया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बारे में बताया। कितना बताया? 3,000। और साथ साथ रेम्यूनरेशन भी बताया, 1% of the value of the asset realized except cash at bank and 10% of the amount distributed to the partners। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये 18,925 क्या किसी पार्टनर को जाने वाला है क्या? नहीं, पहले तो क्रेडिटर बैठा है ना इधर। हाँ, अभी पूरी क्लास का ध्यान इधर, कोई लिखेगा नहीं, पूरी क्लास इज गोइंग टू फोकस हियर। ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, पहले लेस रेम्यूनरेशन टू सी। तो कैन आई नॉट से 18,650 इंटू 1%? 1% है 2% है? 1%। सो कैन आई नॉट से इट विल बिकम 187 नेगेटिव। फिर मैं नेक्स्ट लिखूंगा लेस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट? सो जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना रह जाएगा? 18,925 माइनस 187 माइनस 3,000। कितना बता रही गुड़िया? एब्सोल्युटली राइट, 15,738 लेस पेड टू क्रेडिटर्स। बट पेड टू क्रेडिटर्स की जगह पे मैं और एक चीज लिखूंगा, लेस डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स। और वो अमाउंट आएगा 16,500 माइनस क्रेडिटर्स वर फाइनली सेटल्ड फॉर हाउ मच? 15,900। नाउ डिड यू, कितना आएगा डिस्काउंट? 600। ये अमाउंट कॉलम में नहीं आएगा क्योंकि उससे अमाउंट लेस नहीं होगी, समझे क्या नहीं? और फिर क्या करेंगे? लेस पेड टू क्रेडिटर्स। क्योंकि अगर मैं आगे डिस्काउंट देता तो तुमको फिर समझ नहीं आता, इसलिए पहले ही क्रेडिटर्स को फाइनली कितने में सेटल किया? 600 डिस्काउंट में सेटल किया ना। सो बेटा जी हम पेड टू क्रेडिटर कितना बोलेंगे? 15,738। और इधर भी लिखूंगा 15,738। पहली प्रायोरिटी का पेमेंट हुआ, इधर का बैलेंस बचा नील, ये बैलेंस बचा नील ना। और इधर कितना आएगा? 16,500 माइनस 600 माइनस 15,738। ये कितना बता रहे आप? 162। ये 4,500, ये 15,000, ये 7,500 और ये कितना आएगा? 15,000। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू। एक बार चेक कर लेंगे जरा, मेरे रेड पेन की तरफ ध्यान दो। ये कैश बैलेंस लेना भूलना नहीं, ये फर्स्ट रियलाइजेशन, ये टोटल इतना है। रेम्यूनरेशन टू सी, इसके ऊपर देना है 1% दिया हुआ है। फिर मैंने आपसे पूछा ये रेम्यूनरेशन देने के बाद आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस देना है, ये भी दे दिया। अब 15,738 क्या हम किसी पार्टनर को देने वाले हैं या ये रकम क्रेडिटर को ही देनी पड़ेगी? क्रेडिटर, तो इसलिए 10% वाली रेम्यूनरेशन अभी कैलकुलेट नहीं की। अरे हाँ नहीं। सो बेटा जी 15,738 में से हमने पहले डिस्काउंट दिया, किसका? क्रेडिटर्स का। नहीं तो मैं क्या गलती कर देता, 15,738 पूरा ही पे कर देता। अभी भी पूरा ही करना है, बट क्रेडिटर का फिगर अलग हो गया भाई, 16,500 नहीं करना है। कितना पेमेंट करना है? 600 लेस। नाउ सम ऑफ दी स्टूडेंट्स दे डू व्हाट, 16,500 को इधर ही कैंसिल कर कर वो लिख देते 15,900। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग इट। 16,500 को कैंसिल करके 15,900 लिख दूंगा तो गड़बड़ होगी नहीं ना। और एल्स 600 का डिस्काउंट दिखाओ कि दिया, बट अमाउंट में से कुछ लेस नहीं करना, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो पेमेंट कर देना। इतना बैलेंस बचा, अब इसके आगे क्या करना है हम देखेंगे। सो पहले इधर तक आ जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बी वेरी क्विक, प्लीज कम डाउन टू दिस लेवल, देन विल गो अहेड।
कैन वी गो एट? हियर वी गो. सुनो, अब सेकेंड रियलाइजेशन, ये रेड कलर में लिखता हूं मैं. सेकेंड रियलाइजेशन, क्या आप मुझे बता सकते हो सेकेंड रियलाइजेशन कितनी है बेटा? ये बच्चा बता रहा है 17,320. सही है. अच्छा, पहले क्या करना है? लेस रेम्यूनरेशन टू सी. 17,320 इंटू 1%, सो ये कितना आएगा? 173 नेगेटिव. और ये बैलेंस आ जाएगा बेटा. तुम मेरे साथ ही लिखना है बेटा. अभी 17,147. डू यू ऑल अप्रिशिएट? अब इसमें से लेस पेड टू क्रेडिटर्स, कितना पेमेंट हो जाएगा? 162. और इधर मैं पेमेंट कर दूंगा 162. डू यू ऑल अप्रिशिएट? इसके बाद बैलेंस कितना आ जाएगा? 17,147 माइनस 162. इट इज 16,985 and it will become nil. और ये 4,500, 15,000 और 7,500 और कितना? 15,000. फिर हम क्या करेंगे? लेस पेड टू बीज लोन. बीज लोन है ना बेटा? मुझे ऊपर का दिख नहीं रहा है. बीज ही लोन है ना? हाँ, बीज लोन. तो कितना बेटा जी? 4,500 नेगेटिव. और ये इधर भी 4,500 नेगेटिव. हाय रब्बा, अब ये पेमेंट हो गया. कितना हो गया? 12,485 नील नील 15,000, 7,500 और 15,000. ठीक है. देखो ना, बेचारे बच्चे इतनी तैयारी करके आते हैं, एक छोटी सी गड़बड़ हुई नहीं, तुम्हारी बैंड बजी नहीं. रेडी हो? इधर 12,485 को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. अब ये देखो, ये 12,485 किसको देना है? कौन बचा है अभी? पार्टनर. तो रेम्यूनरेशन किसको देना है? किसको? ये रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा ना सी को. क्या रेट से? 10%. पूरी क्लास का ध्यान इधर. अभी कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा. अगर तुमने ऐसा किया 12,485 इंटू 10%, तो भी आंसर गलत है. क्यों? मैं कारण बताता हूं. ये देखो बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? 12,485 का 10% मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? 1,249. सो अभी मैं माइनस 1,249 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 11,236. अरे सॉरी यार, 11,236 आएगा क्या? बट बेटा इसका 10% तो है ही नहीं ना, और ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अमाउंट अवेलेबल का 10%, उन्होंने वर्ड बोला अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड. अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज दिस सर, नॉट दिस. दिस इज इंक्लूसिव ऑफ टू थिंग, वन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वन विच इज कमीशन. इसमें दो अमाउंट है ना. तो जब भी ऐसा बोले ना कि 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, तब आपको कमीशन डायरेक्टली नहीं निकालना पड़ेगा 12,485 का. इसके कमीशन के चर्चे है भाई गांव गांव में. लेस कमीशन टू सी, तो ये आएगा 12,485 इंटू 10/110. और वो कितना आएगा? 1135. ये माइनस हुआ. फिर बचा कितना बैलेंस? 11,350. यहां तक समझ में आया क्या? तो यहां पर कीवर्ड ये है, नहीं तो बेचारा नन्ना मुन्ना बच्चा मेरा 12,485 का 10% करके बोलेगा पेपर लाई सोपा होता. बाढ़ परात में बैठ गया है. समझ में आ गया? अब क्या करना है? लेस. किसकी प्रायोरिटी डिसाइड की थी हमने? प्रायोरिटी किसकी डिसाइड की थी? सबसे पहले सी का है क्या? 3,750. सो हम क्या करेंगे? लेस पेड टू सी 3,750. और ये सी में से लेस करेंगे 3,750. सो 11,350 माइनस 3,750 कितना आएगा? 7,600. और 15,000 माइनस 3,750 कितना आ गया बेटा जी? 11,250. और इसका 7,500 ही रहेगा.
और इसका आएगा 15,000। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, सेकेंड लेवल पर कौन कौन व्यक्ति का सरप्लस है? ए और सी है क्या बेटा? ए का पीएसआर क्या था? 4। और बेटा सी का पीएसआर क्या है? अब ये 15,000 और 11,250 शुड कम इन द रेशियो ऑफ 4:3। एक काम करो, 4 डिवाइड बाई 3 करो, 1.33 आ रहा है क्या? वैसे देखो 15,000 डिवाइड बाय 11,250 करो, 1.33। मतलब मैं जो बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड करता क्या है? एक व्यक्ति का सरप्लस पेमेंट हुआ कि जिस व्यक्ति का पेमेंट हुआ और जो दो लोग सरप्लस में थे वो पीएसआर में आ जाते। चेक कर लीजिए वो पीएसआर में आ गए कि नहीं आ गए। ए और सी पीएसआर में आ गए। ए का पीएसआर है 4 और सी का पीएसआर है 3, 4:3 के रेशियो में आ गए। और इसको प्रूव करने का मैंने सिंपल लॉजिक बताया, 4 और 3 में जो रेशियो है वही रेशियो 15,000 और 11,250 में। सही है? अच्छा, अभी वो प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट में आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2 में। इसको टिक मार्क कर दो, 3750 का पेमेंट हो गया। अबे हो नहीं, अब किसका पेमेंट करना है? ए और सी। कितनी अमाउंट तक का? 8750 इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 4:3। याद आ रहा है क्या? सो मेरे रसगुल्ले, तेरे पास कितने रुपए है? सो कैन आई नॉट से पेड टू ए एंड सी 7,600। सो 7,600 डिवाइड बाय 7 इंटू 4। क्या मैं बोल रहा हूं क्या? 4343। और इसको कितना आ जाएगा? 3257। डू यू ऑल अप्रिशिएट? या अनिल? 15,000 माइनस 4343 कितना आ गया? 10,657, 7,500 और 11,250 माइनस 3,257 कितना आ जाएगा बेटा? 7,993। हैप्पी? ए सुनो ना, पूरा पेमेंट हो गया कि और कुछ पेमेंट करना बाकी था? ए और सी को कितना करना था? सेकंड सीक्वेंस में प्रायोरिटी के हिसाब से कितना करना था? 8750 करना था। कितना पेमेंट किया? 7,600। कितने का शॉर्टफॉल है? 8750 माइनस 7,600, 1150 का शॉर्टफॉल है क्या? ओ बाबिया, नेक्स्ट पेमेंट में पहला 1150 करना पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। अब करते हैं नेक्स्ट रियलाइजेशन। कौन सी रियलाइजेशन है? थर्ड रियलाइजेशन। 10,000 ही है तेरी की। पूरी क्लास का ध्यान इधर। घाई नहीं, गड़बड़ नहीं, न काला बाबा उठा के लेके जाएगा। पहले क्या लेस करने का? रेम्यूनरेशन। कितना? 1%। नलायक, हाँ नहीं करने का आएंगे सर वहां पे एग्जाम में। हाँ हाँ, पहले 1% ना बेटा। सो 1%, 1% ऑफ असेट रियलाइज्ड। तो पहले असेट रियलाइज्ड के ऊपर आपको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, और वो कितना है? 100। ये कितना आएगा? 9,900। फिर 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कैसे निकालना सिखाया मैंने? 9,900 इंटू 10/110। 900 क्या? ये माइनस हुआ, कितना आया? 9,000। भाई ये जो मैं कर रहा हूं समझ आ रहा है ना? अब किसको पेमेंट करेंगे? ए और सी। बट कितना? 1150। घर में तांडव तो नहीं मचाओगे ना? कैसे आ रहा है पता चल रहा है ना? भाई 8750 पेमेंट करना था, उसमें से सिर्फ 7,600 ही पेमेंट हुआ था ना। सेकेंड प्रायोरिटी में मैंने बोला 8750 करना है, उसमें से सिर्फ 7,600 ही पेमेंट हुआ है। सो हम लिखेंगे लेस पे टू ए एंड सी इन द ब्रैकेट 8,750 ना बेटा सेकंड प्रायोरिटी में, माइनस 7,600 कितना आ रहा है? 1150 इन 4:3। तो ये बच्चा जोरदार बोला 657, और इसका बेटा? हाँ 493। सो बेटा 9,000 माइनस
1150, 7850 क्या 10,000, 7,500 और 7,500। क्या आपको लग रहा है कि हमारा अमाउंट वापस पीएसआर में आ गया अभी तीनों का? जैसे ही सरप्लस पेमेंट किया हमारी अमाउंट पीएसआर में आ गई। कॉपी करने वाले लोगों को चील कवे उठा के लेके चले जाते हैं, नालायक। चील कवों का डर लगता है, मेरा डर क्यों नहीं लगता भगवान जाने। चलो आगे क्या है अभी, नेक्स्ट रियलाइजेशन बताया क्या आपको? किस में से बचा है मैडम, कहां बचा? ओ बचा बचा बचा, मैम सॉरी मेरे से गलती हो गई। लेस पेड ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। सो 7850 डिवाइड बाय 10 ना बेटा, इंटू 4। सो 3140 2355 और 2355 ये पेमेंट हुआ। एक्चुअली क्वेश्चन टफ नहीं है, बट एग्जाम में दम तोड़ देता है बच्चा जब तक ये सॉल्व करता है कि बोले मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। अपने आप पर से भरोसा उठने लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम सिंपल दिख रही थी हाथ में उठाते वक्त, और फिर बाद में ये तांडव कर गई। 5145 ओके, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब लास्ट रियलाइजेशन कितनी है बेटा आपकी? 7,000 इज द लास्ट रियलाइजेशन, प्लीज चेक कर। सो फोर्थ रियलाइजेशन, ये कितना है बताओ ना? 7,000 लेस 1% ऑफ क्या? 1% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड, ये कमीशन है ना। 70 कितना आएगा? 6,930। फिर इस पर क्या आएगा? 10%, 10/110 कमीशन ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इंटू 6,930 कितना आ रहा है बेटा? 630, 6,300 less paid in paid to A, B and C in PSR 433 6,300 negative। वेरी गुड। 2520 1890 1890। So 6860 minus 2520 4340 3255 and 3255। और इसको क्या बोलेंगे पता है बेटा? अगर पार्टनर का कैपिटल पूरा पेमेंट नहीं हुआ, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रियलाइजेशन लॉस। अगर पार्टनर्स का पूरा पेमेंट नहीं हुआ तो उसको रियलाइजेशन लॉस ही बोलेंगे ना। सो दिस इज रियलाइजेशन लॉस। एग्जाम में कभी भी ये गलती मत करना कि इसको पहले सॉल्व करो इन टर्म्स व्हाट, पहले वर्किंग नोट ही करना इसकी पहले वर्किंग नोट करना, क्योंकि अपने को पता ही नहीं चलता कि कितनी जगह लगेगी। अपने को लगता है कि प्रॉब्लम छोटी है, जैसे इस प्रॉब्लम को देखकर लगता है प्रॉब्लम छोटी है, बट वो कमीशन वगैरह इन सभी में काफी लंबी स्पेस ले, तो आधा फ्रस्ट्रेशन वहां पर भी आ जाता है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड?
ओके तो आज का होमवर्क पहले लिख कर लो, क्योंकि दिस हैपन्स टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई कैन से क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले ये लिख कर लो होमवर्क। Solve all the questions of proportionate capital method. Did you hear me carefully? I use the word solve. Don't see. Solve all the questions of proportionate capital method from your module. Agreed? Mock paper or RTP, wherever you find it. तो इनको सॉल्व करो और कल हम कौन सा मेथड देखेंगे? मैक्सिमम लॉस मेथड. Is that okay? Maximum loss method tomorrow we see and we wind it up, and tomorrow also we will start with amalgamation and sale of firm. Without practice it won't be a good choice that we keep on moving ahead. So पहले इसके सारे क्वेश्चंस आप देख कर निकालो, then we'll go ahead. ठीक है? चलो, all right. Thank you. Bye bye.